हेलो एंड वेलकम। आईपीओ के इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2026 का पहला बड़ा आईपीओ अब बाजार में को हिट करेगा ऑन फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे, यानी कि 9 तारीख को ये आईपीओ जो है खुलेगा। ये आईपीओ कौन सा है? ये है भारत कोकिंग कोल आईपीओ। ये कोल इंडिया की 100% सब्सिडरी है, जिसका आईपीओ आज आने यानी कि फ्राइडे को आने वाला है। 9 तारीख को खुलेगा ये आईपीओ, और ये आईपीओ जो बंद होगा वो जैन 13 को बंद होगा। और प्राइस बैंड जो है वो 21 से 23 रुपए के बीच का तय किया गया है। इशू साइज जो है 1071 करोड़ रुपए का है। ये पूरा कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कोल इंडिया अपनी हिस्सेदारी जो है 10% के आसपास बेच रही है इस ओएफएस यानी कि आईपीओ के जरिए। और लॉट साइज जो है वो 600 शेयर्स का होगा, यानी कि आपको अगर ये एक लॉट का खरीदना है तो आपको 13,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसी आईपीओ पे हम बातचीत करेंगे, और हमारी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट हेम सिक्योरिटीज। आस्था, आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहले तो 2026 का पहला आईपीओ है, और आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ फॉर हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2026। थैंक यू गीतू, थैंक यू सो मच। आपको भी और सभी दर्शकों को जो हमारा ये देख रहे हैं अभी शो, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कामना करती हूँ कि जो भी आईपीओ आए पहले तो बहुत अच्छी कैटेगरी के आए, और उसमें सबको काफी अच्छे अलॉटमेंट लगे और काफी बढ़िया लिस्टिंग गेन भी हो। तो ये बिल्कुल शुभकामनाओं के साथ अभी एक आईपीओ भी खुल गया है, भारत कुकिंग कोल का। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा आईपीओ रहना चाहिए, और ये बिल्कुल तरह से जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स रहेंगे उनको एक अच्छा गेन दिखाता हुआ नजर आएगा। हम्म। चलिए, पहले मैं बता दूं कि भारत कुकिंग कोल करती क्या है। इट्स एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल और वॉश्ड कोल, यानी कि कोल जो है इसका मेजर बिजनेस है। और एक कंपनी है, होली ओन सब्सिडरी है कहाँ की? कोल इंडिया की, जो एक लिस्टेड एंटिटी पहले से ही है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। चलिए बताइए आस्था, ये आईपीओ आपको कैसा लगता है, और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में आप क्या समझा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये एक लार्जेस्ट कुकिंग कोल कंपनी है। और ये जो लार्जेस्ट कुकिंग कोल कंपनी है, क्योंकि ये लार्जेस्ट इस वजह से क्योंकि अराउंड 58.5% जो टोटल मार्केट का अकाउंट करती है ये कंपनी। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो कुकिंग कोल प्रोडक्शन की, और ये 2025 के आंकड़ों के हिसाब से, तो ये कंपनी काफी बढ़िया है। यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इनके जो रिजर्व्स है लगभग 7,910 मिलियन टन के रिजर्व्स हैं। और ये जो डेटा दिया गया है ये अप्रैल 2024 के आंकड़ों के हिसाब से है। तो कंपनी का यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है जैसा आपने भी बताया, कुकिंग कोल में है ये कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, और साथ में ही सब्सिडियरी है कोल इंडिया की, और 100% सब्सिडियरी है ये कोल इंडिया लिमिटेड की। और इस कंपनी के हमने जब फाइनेंशियल्स देखे तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे एवरेज लगी। जो इनके रिटर्न रेशियोज थे वो तो ठीक ठाक थे, लेकिन एक चीज जो इसका एक आकर्षण हो सकती है इस आईपीओ का, वो इसकी वैल्यूएशन है। क्योंकि गीतू, ज्यादातर हम देखते हैं कि जब भी आईपीओ आते हैं तो वैल्यूएशंस थोड़े से हमेशा ज्यादा होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें वैल्यूएशंस लेस देन 10, यानी कि सिर्फ 9 के मल्टीपल पे ये एक आईपीओ आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस हमें काफी रीजनेबल लगे, और वो एक मुख्य कारण है कि हमें लगता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है कोल इंडिया की। अगर हमको दो में से कुछ चुनना हो, या क्या हमको कोल इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको भारत कुकिंग कोल के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अब सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड ऑलरेडी है, तो वहां पे आप कभी भी कर सकते हैं। और जहां तक है कि टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी भी उसमें किया जा सकता है, बल्कि मैं ही कहूंगी कि एक बार नतीजे आने के बाद करें तो और भी अच्छा वो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा। लेकिन कोल इंडिया में ये बात जरूर है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वेदर अभी करते हैं या नतीजों के आने के पश्चात करते हैं, लेकिन समय सीमा उसमें थोड़ा लंबा यहाँ पे रखना होगा। तो लंबी अवधि के लिए उसमें इन्वेस्ट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि छोटी मोटी अवधि में बड़े रिटर्न्स मिलना, कोल इंडिया की मैं जो बात कर रही हूँ वो इतना कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो कोल इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे से अभी भी किया जा सकता है, और प्रेफरेबल रहेगा रिजल्ट्स की बात करें तो लंबी अवधि में करें, अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। और दोनों में से एक को अगर अभी यहाँ पे एक चॉइस रखनी हो तो डेफिनेटली मैं भारत कुकिंग कोल की तरफ जाना चाहूंगी। उसके पीछे का कारण देखिए, जब भी आईपीओ आता है हम सब जानते हैं, जिस दिन भी हमने यहाँ पे अप्लाई किया
उसके 2 ट्रेडिंग सेशंस के बाद तीसरे ट्रेडिंग सेशन में लिस्टिंग हो जाती है। तो काफी जी। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एक हमारा एक इन्वेस्टमेंट रहता है। और जहां तक भारत कुकिंग कोल की बात है, तो जिस तरह से मैंने बोला कि वैल्यूएशन भी ठीक ठाक लग रहे हैं, तो मुझे लगता हम्म। है कि यहाँ पे कुछ एक लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है। तो इसलिए अगर इन दोनों में से एक की तरफ जाना है, तो अभी तो मैं भारत कुकिंग कोल के आईपीओ की तरफ इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगी। थोड़ा दर्शकों को जी। बता दें कि कोकिंग कोल का इस्तेमाल जो होता है वो स्टील कंपनीज में होता है, वो पावर कंपनीज में होता है। और अगर स्टील की आप कैपेसिटी एक्सपेंशन देख ही रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज जो है वो एक्सपैंड भी कर रही है और स्टील की डिमांड भी काफ़ी बॉयंट रहती है। तो जैसे जैसे स्टील इंडस्ट्री बढ़ेगी और पावर सेक्टर में इसकी खपत बढ़ेगी, तो वैसे ही भारत कुकिंग कोल के आईपीओ कंपनी का जो परफॉर्मेंस होगा वो भी बेहतर करता रहेगा। आईपीओ नहीं, कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो भी सुधरती रहेगी। अभी भी फाइनेंशियली, जैसे कि आपको आस्था जी ने समझाया, कि उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, बट यस आस्था, तो अब ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन शेयर होल्डर कोटा में कोई अप्लाई करना चाहो तो हमेशा ऐसा होता है कि जिस कंपनी को ओएफएस आने वाला है और जो लिस्टेड एंटिटी है जैसे कोल इंडिया, उसके जो शेयर धारक है उनको कुछ फायदा हो सकता है इस कोटा का। जी, बिल्कुल। यहाँ पे मैं जरूर यहाँ पे एक क्लियर पॉइंट रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो भी कोल इंडिया के शेयर होल्डर हैं, अगर उनकी डीमेट अकाउंट में कोल इंडिया के शेयर 2 जनवरी तक रखे हुए हैं, तो वो बिल्कुल एलिजिबल होते हैं इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए शेयर होल्डर कैटेगरी में। मैं यहाँ पे रिटेल कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, शेयर होल्डर कैटेगरी की बात कर रही हूँ। क्योंकि इसमें जब आप शेयर होल्डर कैटेगरी में किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि आप शेयर होल्डर में किस हिसाब से माने जाएंगे। 2 जनवरी को अगर आपके डीमेट अकाउंट में कोल इंडिया के शेयर्स पड़े हुए हैं, तो आप एक कोल इंडिया के शेयर धारक माने जाएंगे, और उसके हम्म। बाद आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज हम्म। ये है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में सिर्फ 2 ही कैटेगरीज में एप्लीकेशन होती है, जिसमें कि एक रिटेल होती है और इंडिविजुअल जिसे हम बोलते हैं, और जी। दूसरा एचएनआई। तो कोई कंपनीज यहाँ पे नहीं कर पाएंगी अप्लाई शेयर होल्डर कैटेगरी में। सिर्फ रिटेल इंडिविजुअल्स या फिर हम्म। एचएनआई जो रहते हैं, वो लोग शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर हम्म। सकते हैं। तीसरी हम्म। चीज है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख रुपए तक की अमाउंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, उससे हम्म। ज्यादा के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये भी जो भी कोल इंडिया के शेयर होल्डर हैं, जिनके डीमेट अकाउंट में 2 तारीख तक कोल इंडिया के शेयर्स थे, वो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि 2 लाख हम्म। तक की एप्लीकेशन की जा सकती है। और उसमें अब 2 लाख तक की एप्लीकेशन करेंगे, तो एक ये भी किसी के मन में सवाल उठ सकता है कि मैं शेयर होल्डर कैटेगरी में करूं या मैं रिटेल हाँ। कैटेगरी में करूं। हम्म। शायद ये भी एक सवाल उठ सकता है। तो देखिए, जी। वैसे तो चांसेस शेयर होल्डर कैटेगरी में करेंगे तो अलॉटमेंट के थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, कारण हम्म। कि उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस से अलॉटमेंट होता है। तो हम्म। इसलिए अगर ये सवाल मन में उठता है कि किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर मेरे पास कोल इंडिया के शेयर्स है, या फिर मैं हम्म। सिंपल जो एक हम नॉर्मल प्रोसीजर रहता है जिसमें एक रिटेल इंडिविजुअल की तरह अप्लाई करते हैं, उस हम्म। कैटेगरी में, तो मेरे हिसाब हम्म। से अगर आप दोनों में करें तो अच्छा है। लेकिन अगर एक में जाना है, तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करिए। और यहाँ पे मैं अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दूं कि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कैटेगरी में रखे गए हैं, वो लगभग 4 करोड़ 65 लाख 70 हजार शेयर है। जबकि ये ओके। जो पूरा आईपीओ है और ये जो पूरा ओएफएस है, इसका अगर मैं यहाँ पे साइज बोलूं, तो वो 465 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स का है। और शेयर हम्म। होल्डर कैटेगरी में 4 करोड़ 65 लाख 70 हजार शेयर्स है। तो बिल्कुल हम्म। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला, 2 लाख की लिमिट के हिसाब से करिए, तो उसमें हम्म। जो लॉट साइज निकल के आएगा वो 14 लॉट आएगा, क्योंकि हम्म। 600 शेयर्स का एक लॉट है। तो 14 ओके। लॉट में आप अप्लाई करिए, 600 शेयर्स का एक लॉट है। और 2 लाख तक की लिमिट के लिए आप चाहें तो शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट आपका क्या है? सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग प्रीमियम और सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म टू? दोनों ही नजरिए से लगाइए। लिस्टिंग के लिए भी लगाना हो तो लगाइए, यहाँ पे भी प्रीमियम लिस्टिंग होने की उम्मीद है। मैं बड़े बड़े दावे यहाँ पे नहीं करना चाहूंगी लिस्टिंग गेन के लिए, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वैल्यूएशन, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डिसेंट रखी है, तो यहाँ पे एक लिस्टिंग गेन होने की बिल्कुल उम्मीद है। और अगर लंबी अवधि में भी रखते हैं, उसमें भी रखा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए, गवर्नमेंट की कंपनी है, हम जैसे कोल इंडिया में भी देखा, तो बहुत फास्ट रिटर्न्स जिसे हम बोलते हैं, वो शायद हो सकता है कि छोटी अवधि में देखने को ना मिले। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो दोनों ही जो हमारे कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं, जो लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं या फिर लंबी अवधि के लिए,
उनके लिए सलाह रहेगी कि इस आईपीओ में निवेश करें। आस्था, एक बड़ा रिस्क फैक्टर जो इस आईपीओ के लिए हो सकता है? और देखिए, रिस्क फैक्टर में मैं सबसे बड़ी बात तो ये बोलती हूँ कि पीएसयू जब कंपनी रहती है तो डेफिनेटली हम उनको अवॉइड करना पड़ता है गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन। तो वो एक किसी भी पीएसयू के साथ एक इनहेरेंट रिस्क रहता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो इनके रिजर्व्स वगैरह की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो उसमें भी हमें आगे जाते हुए देखना पड़ेगा कि ये जो रिजर्व्स हैं ये किस तरह से अपनी बढ़ोतरी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी एक ये रिजर्व्स का एक ऐसा फिगर रहता है गीतू कि इसका आकलन एग्जैक्ट हो नहीं पाता। तो वो एक हो सकता है। और एक इन सबसे ऊपर का फैक्टर है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंस, जो कंपनी की माइंस है वो कॉन्सेंट्रेटेड है पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल और कुछ रीजन्स में। तो अगर कोई भी जियो पॉलिटिकल टेंशन अराइज होता है तो वो एक थोड़ा ऑपरेशंस पे फर्क ला देता है। कंसंट्रेशन जिसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क, वो एक इस कंपनी के लिए है, क्योंकि ये झारिया, झारखंड, वेस्ट बंगाल के एरियाज में इनका कंसंट्रेशन है माइंस का। तो वो एक ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क जरूर रहेगी। तो तीनों तरह की रिस्क है यहाँ पे, रिजर्व्स को लेके, इनहेरेंट रिस्क ऑफ पीएसयू, बीइंग पीएसयू, और कंसंट्रेशन ऑफ माइंस इन अ पर्टिकुलर एरिया। आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।